Hello everyone, welcome to this session of Social Science. You are learning with Abdul Sattar. Students, today is very important class of economics. Your book of Social Science is divided into 4 units. We are starting 4th unit and this is your first lesson. The story of village Palampur. बच्चों, पहले हम इस लेसन को पढ़ लेते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर बाद में आप अपनी बुक से रीडिंग मार लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, रीड कीजिए आप मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। द पर्पज ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर बच्चों एक कहानी सुनाई जा रही है एक गांव की। उस गांव में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने के क्या साधन हैं गांव के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जाएगा। देखिए, ओवरव्यू दिया है सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। द पर्पज मकसद ऑफ द स्टोरी कहानी का मकसद है बच्चों टू इंट्रोड्यूस परिचय कराना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। कौन से कॉन्सेप्ट्स? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से संबंधित हैं। एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी, और इस काम को हम एक स्टोरी के थ्रू करेंगे। एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी है बच्चों, जिसका नाम है हाइपोथेटिकल, कहते हैं काल्पनिक। हमने कल्पना कर ली ऐसा कोई गांव है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लिया हमने कि एक ऐसा गांव है और उस हाइपोथेटिकल विलेज का नाम क्या है? पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। खेतीबाड़ी करना ही मुख्य एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़, जबकि अनेक दूसरी एक्टिविटीज़ भी है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर निर्माण भी होता है, निर्माण का कार्य भी है छोटे स्तर पर। डेयरी, गांव में डेयरी है। ट्रांसपोर्ट ईटीसी आदि आर कैरिड आउट, ये एक्टिविटी भी की जाती है बच्चों ऑन ए लिमिटेड स्केल, एक सीमित स्तर पर। यानी बड़े लेवल पर तो फार्मिंग होती है और एक लिमिटेड स्केल में यहाँ पर डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम भी है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। इन प्रोडक्शन की गतिविधियों को आवश्यकता होती है अनेक प्रकार के संसाधनों की। बहुत सारे रिसोर्स इनको अलग अलग किस्म के चाहिए होते हैं इन काम को करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, कुछ प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स भी चाहिए, मानव द्वारा निर्मित आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए, मानव के प्रयास, मनी, धन, ईटीसी आदि। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है इन एक्टिविटी को करने के लिए। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पालमपुर की स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं, वी विल लर्न, हम सीखेंगे हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन, किस प्रकार से अनेक संसाधन मिल जाते हैं टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, द डिज़ायर्ड गुड, इच्छित माल को, जो माल आप बनाना चाहते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए किस तरीके से वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन हो जाते हैं। एंड सर्विसेज, और सेवा को, डिज़ायर्ड गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए इन द विलेज, गाँव के अंदर। देखिए, ओवरव्यू के बाद में इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। पालमपुर का इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर, जो हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज एज्यूम किया है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड, पालमपुर वेल कनेक्टेड है विद नाइबरिंग विलेजेज, पड़ोस के गांव से, एंड टाउन्स और कस्बों से। रायगंज एक बड़ा गांव है, रायगंज क्या है बच्चों? ए बिग विलेज, एक बड़ा गांव है। इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, पालमपुर से 3 किलोमीटर है। एंड ऑल वेदर्स रोड, और सारे मौसम की सड़कें कनेक्ट करती हैं द विलेज, गांव को, टू रायगंज से, एंड फर्दर, और आगे, ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन, और उससे आगे क्या? एक नज़दीक में छोटा सा कस्बा है ऑफ शाहपुर, जिसका नाम शाहपुर है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल, विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट दिखाई देते हैं ऑन दिस रोड, इस सड़क पर।
स्टार्टिंग जो शुरू होते हैं फ्रॉम बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी से लेकर टांगाज, बोगी, बोगीज क्या होती हैं, वुडन कार्ट होती है, लकड़ी की गाड़ी होती है जिसको बुफेलो से खींचा जाता है, जोटा बुग्गी को बोलते हैं। लोडेड विद जेगरी, जो जेगरी से लोड है यानी गुड़ से लोड होती है। सुबह मंडी में जाते हुए देखते हैं कि गांव से जोटा बुग्गी के अंदर लोड होकर के, तांगे में लोड होकर के या किसी अन्य वाहन में लोड होकर के मंडी की तरफ गुड़ जाता है। एंड अदर कमोडिटीज, और दूसरी वस्तुएं टू मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल से भी जाती है, जैसे मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 440 फैमिलीज, इस गांव में 450 परिवार हैं। बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज, 80 जो अपर कास्ट के परिवार हैं, उच्च जाति के जो 80 परिवार हैं, ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड, ज़मीन की बहुत तायतता यानी ज़मीन की अधिकता इन्हीं परिवारों के पास है। गांव के अंदर 80 परिवार हैं ऊंची जाति के, और ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा गांव में इन्हीं के पास है। मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेज, उनके घर, सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ, क्वाइट लार्ज, बहुत बड़े हैं, आर मेड ऑफ ब्रिक, ईंटों के बने हैं, विद सीमेंट प्लास्टरिंग, सीमेंट की प्लास्टर वाले। द एससीज यानी शेड्यूल कास्ट है जिसे हम दलित कहते हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, वो जनसंख्या के 1/3 हैं, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और अत्यधिक छोटे घरों में रहते हैं। सम ऑफ विच आर मड, उनमें से कुछ तो मड और स्ट्रो के बने हुए हैं, यानी कच्चे घर हैं, मड और स्ट्रो के बने हुए, गारे से और भूसे से बने हुए। मोस्ट ऑफ द हाउसेज, ज़्यादातर घर, मोस्ट ऑफ द हाउसेज ज़्यादातर घर, हैव रखते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर घरों में बिजली के कनेक्शन हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स and is used in various type of small businesses. इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो बिजली है ये पावर देती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर देती है, यानी ये बिजली किसको, सारी ट्यूबवेल को जो खेतों में है। एंड इज़ यूज्ड, और प्रयोग की जाती है, इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, अनेक प्रकार के छोटे बिजनेस में। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, एंड 1 हाई स्कूल, और 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, रन बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन एबो शोज, ऊपर का वर्णन दिखाता है, दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, कि पालमपुर अच्छे तरीके से विकसित सिस्टम रखता है सड़कों का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन कहते हैं सिंचाई का, स्कूलों का, एंड हेल्थ सेंटर, और स्वास्थ्य केंद्रों का। कंपेयर दीज फैसिलिटी, इन फैसिलिटी की तुलना करके देखिएगा बच्चों, विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, जो तुम्हारे नज़दीक के गांव में है, ये सारी चीज़ें आपके पड़ोस के गांव में भी हैं या नहीं। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. पालमपुर की कहानी, जो एक काल्पनिक गांव है, हमको थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटी के माध्यम से इन द विलेज, गांव में, तो गांव के अंदर हम
अलग अलग प्रकार की प्रोडक्शन एक्टिविटी को देखेंगे इस काल्पनिक गांव के माध्यम से जिसका नाम पालमपुर है। इन विलेजेज अक्रॉस इंडिया, भारत के अंदर गाँव में फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। खेती बाड़ी करना यानी कृषि ये मुख्य प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, अन्य उत्पादन की क्रियाकलापें क्या हैं? रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जिन्हें हम गैर कृषि गतिविधि कहते हैं। इंक्लूड उसमें शामिल है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर निर्माण करना, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग दुकानदारी, ETC आदि। वी शैल टेक ए लुक, हम एक दृष्टि डालेंगे एट बोथ, दोनों के ऊपर, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, दोनों जो इस प्रकार की एक्टिविटी है, चाहे वो फार्मिंग है या नॉन फार्मिंग है, दोनों पर एक दृष्टि डालेंगे हम। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स, कुछ जनरल थिंग्स को, कुछ साधारण बातों को सीखने के बाद अबाउट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बारे में। अब अगला टॉपिक है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये बताया गया यहाँ पर देखिए। द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मकसद इज होता है टू प्रोड्यूस, पैदा करना, द गुड्स एंड सर्विस, माल और सेवा को, दैट वी वांट, जिन्हें हम चाहते हैं। तो प्रोडक्शन का मकसद होता है माल और सेवा को प्रोड्यूस करना। कौन से माल और सेवा? दैट वी वांट, जिन्हें हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, 4 प्रकार की ज़रूरतें होती हैं माल और सेवा को प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होती है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे प्राकृतिक संसाधन, सच एज, जैसे कि वाटर, पानी चाहिए होता है, फॉरेस्ट्स, जंगल, मिनरल, खनिज पदार्थ चाहिए होते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? लैंड है। सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, दूसरी रिक्वायरमेंट किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट लैंड है, सेकंड रिक्वायरमेंट लेबर है, मजदूर। पीपल हु विल डू द वर्क, अर्थात वे लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को रिक्वायर, आवश्यकता होती है, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ऊंचे स्तर पर पढ़े लिखे कर्मचारियों की, टू परफॉर्म, पूरा करने के लिए, द नेसेसरी टास्क, आवश्यक कार्यों को। अदर एक्टिविटीज़, दूसरी क्रियाकलाप, रिक्वायर, दूसरी एक्टिविटीज़ को रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स, मजदूरों की, हु कैन डू मैनुअल वर्क्स, जो मैनुअल वर्क कर सकते हैं, यानी हाथ से कार्य करते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर, प्रत्येक कर्मचारी मजदूरी उपलब्ध कराता है, नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी होती है, दैट इज, अर्थात, द वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज, इनपुट की वो वैरायटी जो हर स्टेज पर ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान। वोट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल आइटम्स, कौन से आइटम होते हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आते हैं? फिजिकल कैपिटल में पहले आता है टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग। टूल्स औजार होते हैं, मशीन और बिल्डिंग। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर्स प्लो, टूल और मशीन की एक रेंज होती है, वेरी सिंपल टूल्स भी होते हैं। ये रेंज शुरुआत होती है जो बहुत साधारण से औजार हैं वहीं से लेकर के, जैसे कि एक किसान का, सच एज ए फार्मर्स प्लो, एक किसान का हल, टू द सोफिस्टिकेटेड मशीन, एक सोफिस्टिकेटेड मशीन तक, किसान के हल से लेकर मशीन तक की बात होती है टूल के अंदर। सच एज जनरेटर्स, कहीं पर जनरेटर्स की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन करने के लिए, कहीं पर टरबाइंस की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, कंप्यूटर्स चाहिए, ETC आदि। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। अब ये जो है टूल्स, मशीन और बिल्डिंग, कैन बी यूज्ड, प्रयोग किया जा सकता है इनका, इन प्रोडक्शन
उत्पादन में ओवर मैनी ईयर्स, बहुत सारे सालों तक। एंड आर कोल्ड फिक्स्ड कैपिटल, और ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं। तो फिजिकल कैपिटल के अंदर सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग। चूँकि इनका कई सालों तक यूज होता है लगातार, ऐसा नहीं है मशीन 1 साल चलेगी, कई साल तक काम करेगी, बिल्डिंग एक लॉन्ग पीरियड तक काम करेगी, तो इनको नाम दिया गया है फिक्स्ड कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल के अंदर दूसरी चीज़ आई रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कच्चा माल और हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए रोज़ के खर्च के लिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन को आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल की एक वैरायटी की। सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेवर, जैसे कि धागे की ज़रूरत होती है बुनकर के द्वारा जो बुनाई का काम करेंगे। एंड द क्ले, और मिट्टी की आवश्यकता यूज्ड, मिट्टी प्रयोग की जाती है बाय द पोटर, कुम्हार के द्वारा। तो कुम्हार जो ये मिट्टी प्रयोग करता है ये क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल है। एक जो बुनकर है, वेवर है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है बच्चों, यार्न, धागा। उसे धागा चाहिए होता है जिससे वो कपड़े में कन्वर्ट करेगा। किसान को मिट्टी चाहिए होती है, उसको कुम्हार को मिट्टी चाहिए होती है जिसे वो बर्तन में कन्वर्ट करेगा। तो ये उसके रॉ मटेरियल्स हो गए, कच्चे माल हो गए। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, और वही कुछ मनी भी हम चाहिए होती है अक्सर ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान। खाली तो बैठेगा नहीं, थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए जेब में, खर्च लगे रहते हैं छोटे मोटे। टू मेक पेमेंट्स, पेमेंट करने के लिए। एंड बाई, और ख़रीदने के लिए। अदर नेसेसरी आइटम, दूसरे आवश्यक आइटम्स को। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल और जो हाथ में ये आप पैसा रखते हैं थोड़ा बहुत, आर कोल्ड वर्किंग कैपिटल, ये क्या कहलाते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो एक चीज़ तो बच्चों ये पॉइंट में हमने फिक्स्ड कैपिटल पढ़ी, जिसको आप कई साल तक लगातार यूज़ करेंगे, वो फिक्स्ड कैपिटल है। और रॉ मटेरियल और थोड़े बहुत पैसे जो प्रोडक्शन के दौरान आपको रखने होते हैं उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अनलाइक टूल्स, टूल की तरह, मशीन्स और बिल्डिंग की तरह, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, इनका भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, चौथी आवश्यकता भी होती है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, यू विल नीड नॉलेज, तुम्हें ज्ञान की ज़रूरत होगी। एंड एंटरप्राइज टू बी एबल, और एंटरप्राइज को योग्य बनाने के लिए। टू पुट टुगेदर लैंड, ज़मीन के साथ, लेबर और फिजिकल कैपिटल के साथ। एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, और एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। इधर टू यूज़ योर सेल्फ, या तो खुद के प्रयोग के लिए आप ये प्रोडक्शन करते हैं, और टू सेल इन द मार्केट, या बाज़ार में बेचने के लिए। चौथी चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो नॉलेज है। बिना नॉलेज के ये सारी चीज़ें एक साथ जोड़ करके काम नहीं करेंगी। दिस डेज, यह इन दिनों, इज़ कॉल्ड, कही जाती है, ह्यूमन कैपिटल, मानवीय कैपिटल कहलाती है। वी शैल लर्न मोर, हम और ज़्यादा सीखेंगे, अबाउट ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी के बारे में, इन द नेक्स्ट चैप्टर, अगले अध्याय में। इन द पिक्चर, तस्वीर में, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है आपको बच्चों 1.2 पिक्चर। इन द पिक्चर, तस्वीर में, आइडेंटिफाई द लैंड, ज़मीन को पहचानो, लेबर, मजदूरों को पहचानो, एंड फिक्स्ड कैपिटल, और स्थायी कैपिटल को पहचानो, यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में यूज होती है। हाँ, तो इसमें तस्वीर में देख के आपको, पिक्चर में देख के चीज़ें पहचाननी है। अब आगे पढ़िए। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, प्रत्येक प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय कंबाइनिंग, जोड़ करके, लैंड, ज़मीन को, लेबर, मजदूर को, फिजिकल कैपिटल को, एंड ह्यूमन कैपिटल, और मानवीय पूंजी को, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के फैक्टर कहलाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं बच्चों, तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पालमपुर की कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं,
वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम ज़्यादा प्रोडक्शन के 3 फैक्टर के बारे में ही सीखेंगे। चौथा फैक्टर जो ह्यूमन कैपिटल है वो नेक्स्ट चैप्टर में सीखा जाएगा। फॉर कन्वीनियंस सुविधा के दृष्टि से वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल। सुविधा की दृष्टि से हम फिजिकल कैपिटल को अब आगे क्या कहेंगे बच्चों, कैपिटल कहेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर के अंतर्गत खेतीबाड़ी, ये जो हाइपोथेटिकल विलेज हमने माना है, अब यहाँ पर खेतीबाड़ी की चर्चा की गई है। पॉइंट नंबर 1 में बताया लैंड इज फिक्स्ड, जमीन स्थायी होती है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, खेतीबाड़ी करना मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% लोग जो काम कर रहे हैं, जो निर्भर हैं खेतीबाड़ी पर ही अपनी जीविका के लिए, ऐसे कितने लोग हैं, 75%। तो 75% लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जो डिपेंड करते हैं फार्मिंग पर ही अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए। दे कुड बी फार्मर्स में किसान हो सकते हैं, और फार्म लेबरर्स या खेतों पर काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल, इन लोगों की भलाई, इज क्लोजली रिलेटेड, मुख्यतः जुड़ी रहती है टू प्रोडक्शन, उत्पादन से, उन फार्म्स जो खेतों पर होता है। खेतों पर जो पैदावार होती है, जो प्रोडक्शन होता है, इन लोगों की भलाई इसी से जुड़ी रहती है। अच्छा प्रोडक्शन होता है तो मज़दूर को अच्छी मजदूरी मिलती है और किसान को भी अच्छी बचत होती है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिएगा, दैट देयर इज ए बेसिक कॉन्स्टेंट, एक आधारभूत बाधा है इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन को रेज करने में। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जो ज़मीन का एरिया होता है कल्टीवेशन के अंतर्गत, खेतीबाड़ी के अंतर्गत जो ज़मीन होती है बच्चों, प्रैक्टिकली वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है आप कितनी भी ज़मीन पर खेतीबाड़ी कर लो, जितनी ज़मीन का कोई मालिक होता है वहीं तक वो एग्रीकल्चर कर सकता है, उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकता। सिंस 1916 पालमपुर, 1960 तक तो पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड, कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी ज़मीन में, लैंड एरिया में कोई भी एक्सपेंशन, कोई विस्तार नहीं हुआ था। कौन सी ज़मीन में, अंडर कल्टीवेशन, जो खेतीबाड़ी के अंतर्गत आती है, यानी खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे थे। बट देन बाय देन, लेकिन तब से, सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज, लेकिन तब से तो कुछ जो वेस्ट लैंड है गांव के अंदर, हैड बीन कन्वर्टेड, उसको बदला जा चुका था टू कल्टिवेबल लैंड, जुताई योग्य ज़मीन में। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, अब कोई आगे का स्कोप नहीं विद्यमान था टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, खेती वाले उत्पादन को बढ़ाने का। अब फार्म को और नहीं बढ़ाया जा सकता बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड, नई ज़मीन को ला करके अंडर कल्टीवेशन, खेतीबाड़ी के अंतर्गत। यानी अब ज़मीन को नहीं बढ़ाया जा सकता, कुल मिला करके प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जो ज़मीन फिक्स है उसी के ऊपर प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, ज़मीन को नहीं बढ़ाया जा सकता। पालमपुर में जो वेस्ट लैंड थी उसका भी विस्तार कर दिया गया है, उसको भी बढ़ा लिया। अब कोई ऑप्शन बचा हुआ ज़मीन को बढ़ाने का नहीं है। देखो ज़मीन को मापने की यूनिट बताई गई बच्चों, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, ज़मीन को मापने की जो मानक यूनिट होती है इज हेक्टेयर, वो हेक्टेयर होता है। दो इन द विलेजेज, हालांकि गांव के अंदर, यू में फाइंड, आप पाओगे लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज, कि जो ज़मीन वाला क्षेत्र है उसको डिस्कस किया जा रहा है लोकल यूनिट में भी। जैसे बीघा होता है तो बीघे में मापा जाता है, गट्ठा होता है ETC, तो ये लोकल यूनिट्स भी होती है गांव की अपनी। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है एरिया के, क्षेत्रफल के, 1 स्क्वायर के, विद 1 साइड, एक साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, जो 100 मीटर की होती है। कैन यू कंपेयर द एरिया ए 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड,
क्या तुम तुलना कर सकते हो क्षेत्र की 1 हेक्टेयर फील्ड की अपने स्कूल के ग्राउंड से? चलिए, इसमें तो बस इतनी बात बताना चाहता है कि लैंड को मेजर कैसे करते हैं, क्या स्टैंडर्ड यूनिट है, हेक्टेयर है, और गांव में बीघा और गट्ठा में भी इसको मापा जाता है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या आया है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या कोई तरीका है कि कोई ग्रो कर सके, पैदावार कर सके मोर ज़्यादा सेम लैंड से ही, जो उसके पास ज़मीन है बिना ज़मीन को बढ़ाए, कोई तरीका है उसी पे पैदावार बढ़ जाए? इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, फसलों की प्रकार जो उगाई जाती हैं और फैसिलिटी जो अवेलेबल होती हैं, पालमपुर वुड रिसेंबल ए विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पालमपुर मिलता है गांव से जो पश्चिमी हिस्सा है राज्य का, उत्तर प्रदेश के। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड, सारी ज़मीन पर खेतीबाड़ी होती है इन पालमपुर में। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी हुई है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के सीज़न में, जिसे खरीफ का सीज़न कहते हैं, फार्मर्स ग्रो जवार, किसान जवार उगाते हैं, एंड बाजरा और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड, इन पौधों का प्रयोग किया जाता है एज कैटल फीड, पशुओं के भोजन के रूप में। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, इसके बाद में, इट इज़ फॉलोड का मतलब है इसके बाद कल्टीवेशन होती है खेतीबाड़ी किसकी, पोटैटो, आलू की खेतीबाड़ी होती है बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच। इन द विंटर सीजन, सर्दी के सीजन में, जिसे रबी का सीजन कहते हैं, फील्ड्स आर सोन विद वीट, किस खेतों को बोया जाता है किससे, अनाज से। फ्रॉम द वीट, अनाज जो प्रोड्यूस होता है, फार्मर्स कीप इनफ वीट, किसान पर्याप्त अनाज रखते हैं, फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, परिवार के उपभोग के लिए, एंड सेल द सरप्लस, और फालतू को बेच देते हैं, जो सरप्लस वीट होता है, फालतू अनाज को बेच देते हैं एट द मार्केट एट रायगंज, रायगंज के बाज़ार में। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ डिवोटेड टू शुगर केन, ज़मीन का एक हिस्सा इज़ डिवोटेड, वो डिवोट होता है शुगर केन, गन्ने के लिए, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जिसको इस साल में, हर साल एक बार हार्वेस्ट किया जाता है, एक बार जिसकी कटाई होती है साल के अंदर। शुगर केन इन इट्स रो फॉर्म, गन्ना जो अपने कच्चे रूप में होता है या जेगरी गुड़ के रूप में होता है, इज सोल्ड, बेच दिया जाता है, टू द ट्रेडर्स, व्यापारियों को, इन शाहपुर में। पालमपुर के पास में जो छोटा कस्बा है जहाँ मंडी लगती है, वो शाहपुर है। तो गुड़ बना करके गन्ने का, शुगर केन का कहाँ बेच दिया जाता है, शाहपुर में। द मेन रीजन, मुख्य कारण, वाई फार्मर्स आर एबल, कि किसान क्यों योग्य हैं, टू ग्रो दीज डिफरेंट क्रॉप्स, इन अलग अलग फसलों को उगाने में, इन ए ईयर, एक साल में। क्या मुख्य कारण है कि एक साल में ये 3 अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, क्यों योग्य हो पा रहे हैं किसान इन पालमपुर के अंदर? इज है ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, ये अच्छे तरीके से जो विकसित प्रणाली है ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की, इसी की वजह से है। इरिगेशन का जो वेल डेवलप्ड सिस्टम है, इसी की वजह से पालमपुर में एक साल के अंदर 3 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने में एबल हो रहे हैं या फार्मर्स, यही मुख्य कारण है बस। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली, बिजली पहले ही आ गई थी, शुरुआत में ही आ चुकी थी टू पालमपुर में। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, इसका मुख्य प्रभाव था, इसका क्या मुख्य प्रभाव था, ट्रांसफॉर्म कर पाए हम द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की प्रणाली को हम ट्रांसफॉर्म कर पाए। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर, जो पर्शियन व्हील्स होते थे तब तक प्रयोग किए जाते थे किसानों के द्वारा, जिसे हम रहट कहते हैं, एक चक्र होता था,
रहट के चारों तरफ बाल्टी लगी होती थी, एक पहिया होता था नहीं वो, तो उसे पर्शियन व्हील बोला जाता है। तो तब तक जब तक बिजली नहीं आई थी पर्शियन व्हील का प्रयोग होता था किसानों के द्वारा टू ड्रॉ वाटर, पानी निकालने के लिए फ्रॉम द वेल्स, कुओं से, एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स, और छोटे खेतों की को इरीगेट करने के लिए, उनकी सिंचाई करने के लिए। प्यूपिल सा, लोग देखते थे, दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट, लोगों ने क्या देखा था कि जो बिजली से चलने वाली ट्यूबवेल है वो भी सिंचाई कर सकती थी। मच, देखो बच्चों आगे क्या है, मच लार्जर, और भी ज़्यादा एरिया, क्षेत्र के उपलैंड ज़मीन के, मोर इफेक्टिवली, और अच्छे तरीके से। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, शुरुआत की कुछ ट्यूबवेल्स को लगाया गया था सरकार के द्वारा। सून, जल्दी ही, हाउएवर, हालांकि, फार्मर्स स्टार्टेड, किसानों ने शुरू कर दिया, सेटिंग अप, स्थापित करना, प्राइवेट ट्यूबवेल्स को। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, बाय मिड 1970s, 1970 के मध्य तक, द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स, 1970 के मध्य तक संपूर्ण जो खेती बाड़ी वाला क्षेत्र था 200 हेक्टेयर का, वाज इरीगेटेड, उसकी सिंचाई की गई थी। नॉट ऑल विलेजेज इन इंडिया, भारत में सभी गांव नहीं, हैव सच हाई लेवल ऑफ इरीगेशन, सिंचाई का इतना हाई लेवल रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, नदी वाले मैदानी क्षेत्रों के अलावा, कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर, आर वेल इरीगेटेड, अच्छे तरीके से वहाँ पर भी सिंचाई होती है। इन कंट्रास्ट, प्लेट्यू रीजन्स, जो पठार वाले क्षेत्र हैं, सच एज द डिकेन प्लेट्यू, जैसे कि डिकेन पठार, हैव लो लेवल्स ऑफ इरीगेशन, वहाँ पर सिंचाई का स्तर क्या है, लो लेवल का है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, देश के कुल कल्टिवेटेड क्षेत्र में, यानी जुताई वाले क्षेत्र में, ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे, आज भी 40% से कम पर ही सिंचाई की सुविधा होती है। इन द रिमेनिंग एरियाज, शेष क्षेत्रों में, फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट, खेतीबाड़ी मुख्यतः निर्भर करती है, ऑन रेनफॉल, बारिश के ऊपर। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक से ज़्यादा फसल को उगाने के लिए, ऑन ए पीस ऑफ लैंड, ज़मीन के एक टुकड़े पर, ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, एक से ज़्यादा फसल उगाना ही एक ज़मीन के ऊपर एक साल के अंदर कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक साल में एक से ज़्यादा फसलों को एक ज़मीन के टुकड़े पर उगाना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे, ये सबसे ज़्यादा साधारण तरीका है, ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाने का, ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, दिए गए ज़मीन के एक टुकड़े पर ही। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर सभी किसान ग्रो, उगाते हैं, एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, कम से कम 2 मुख्य फसलें। मैनी आर ग्रोविंग पोटैटो, बहुत से उगा रहे हैं आलू को, एज द थर्ड क्रॉप, तीसरी फसल के रूप में, इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, पिछले 15 से 20 साल से आलू को भी तीसरी फसल के रूप में लोग उगा रहे हैं। ये कुछ नहीं है, अब आ जाइए, देखो, फॉर हायर यील्ड, अब ये यहाँ से, यील्ड इज मेजर्ड, तो फॉर हायर यील्ड तो बताया कि ज़्यादा उत्पादन के लिए तीसरी फसल आलू की भी उगा रहे हैं किसान। अब आगे है, यील्ड इज मेजर्ड, उत्पादन को मापा जाता है, एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड, फसल जो पैदा होती है, ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, दी गई ज़मीन के ऊपर, ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन, एक सिंगल सीजन के दौरान, टिल द मिड 1960, 1960 के मध्य तक,
द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन, खेती बाड़ी में जो सीड इस्तेमाल होते थे, बीज इस्तेमाल होते थे, वह ट्रेडिशनल वे परंपरागत थे, बस चले आ रहे हैं एक जैसे सीड। वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स, जो संबंधित तौर पर कम प्रोडक्शन वाले थे। ट्रेडिशनल सीड्स, परंपरागत बीज, नीडिड लेस इरिगेशन, उन्हें कम सिंचाई की ज़रूरत होती थी। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, किसान गाय के गोबर को इस्तेमाल करते थे। एंड अदर नेचुरल मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, और दूसरे प्राकृतिक खाद और फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते थे, फर्टिलाइजर्स के रूप में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते थे। ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल, जो आसानी से उपलब्ध होते थे, विद द फार्मर्स, किसानों को, हु डिड नॉट हैव टू बाय दैम, जिन्हें इसे खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, इन द लेट 1960s, 1960 के आखिर में, इंट्रोड्यूस कराया उसने द इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों को, टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, अनाज की खेतीबाड़ी से, एंड राइस, और चावल की, यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज, ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटी को इस्तेमाल करके। तो हरित क्रांति आई 1960 के आखिर में बच्चों। तो इंडियन फार्मर्स क्या सीख गए उससे? खेती करना सीख गए, में कल्टीवेशन सीख गए, एक ऐसे व्हीट का, ऐसे अनाज का प्रयोग करने लगे और राइस का प्रयोग करने लगे जो हाई यील्डिंग वैरायटी का होता था। HYVs होते थे, जो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज होते थे उनका इस्तेमाल करने लगे। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, परंपरागत बीजों की तुलना में द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोमिस्ड, ये हाई यील्डिंग जो वैरायटी थी, HYV सीड्स जिसको कहते हैं, ये प्रोमिस करते थे टू प्रोड्यूस, उत्पादन करने का, मच ग्रेटर अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा को, ऑफ ग्रेन, अनाज की, ऑन ए सिंगल प्लांट, अकेले खेत पर ही, उसी एक खेत के ऊपर अगर आप HYV बीज को बोते हैं तो इसका प्रोडक्शन ट्रेडिशनल बीज की जो फसल होती है उससे बहुत ज़्यादा होता था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द सेम पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का वही टुकड़ा, वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज, अब और भी ज़्यादा मात्रा को पैदा कर सकता था, ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज की, दैन वाज पॉसिबल अर्लियर, जो किसके मुकाबले, जो पहले संभव था। HYV सीड्स हाउएवर, हालांकि, नीडेड, इनको ज़रूरत होती थी, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी की, एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की, एंड और पेस्टिसाइड्स, कीटाणुनाशक दवाइयों की, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। हाई यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली, हाइयर पैदावार संभव थी केवल, ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन, केवल एक कॉम्बिनेशन से, ऑफ HYV सीड्स, जिसमें क्या, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा बच्चों? HYV सीड्स का, इरिगेशन, सिंचाई का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, और पेस्टिसाइड्स, कीटाणुनाशक दवाइयों का। अगर ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तो ऊंचे स्तर पर प्रोडक्शन संभव था। अगर सिंचाई की कमी रह गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं रहा उसके अंदर, खाद नहीं डाला आपने, कीटाणुनाशक दवाई नहीं डाली, तो फिर प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया जा सकता। फार्मर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के किसान, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, वर द फर्स्ट, प्रथम थे, टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, आधुनिक फार्मिंग के तरीकों को प्रयोग करने वाले पहले थे इन इंडिया, भारत के अंदर। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में किसान, सेटअप ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल लगाते थे, इन्होंने ट्यूबवेल लगा ली, फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, एंड मेड यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी HYV सीड्स, और HYV सीड्स का इस्तेमाल किया।
केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, कीटाणुनाशक दवाइयों का। किसमें? इन फार्मिंग, खेती बाड़ी में। सम ऑफ दैम, उनमें से कुछ ने बोट खरीदी, फार्म मशीनरी, खेती बाड़ी की मशीन भी खरीदी उनमें से कुछ ने, जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, थ्रेसर मशीन होती है, गेहूं कटाई वाली मशीन को थ्रेसर मशीन बोला जाता है। विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिसने जुताई को और कटाई को तेज कर दिया। देवर रिवार्डेड, उनको इनाम दिया गया, सम्मानित किया गया उनको, विद हाई यील्ड ऑफ वीट, अनाज के ज़्यादा यील्ड से, ज़्यादा जो प्रोडक्शन है उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इन पालमपुर के अंदर द यील्ड ऑफ वीट, अनाज का जो उत्पादन है, यील्ड का मतलब उत्पादन से है, ग्रोन जो पैदा किया गया, फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैरायटी, परंपरागत वैरायटी से, वो कितना था? 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1300 किलोग्राम एक हेक्टेयर में पैदावार होती थी। अब देखो बच्चों, जब HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ, विद HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप, तो उत्पादन ऊपर चला गया, कहाँ तक? 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक, 1300 से 3200 किलोग्राम पर पहुंच गया एक हेक्टेयर में। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज, एक बड़ी मात्रा की वृद्धि थी इन द प्रोडक्शन, उत्पादन में, ऑफ वीट, अनाज के। फार्मर्स, किसान, नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट, किसान अब ज़्यादा मात्रा रखते थे फालतू अनाज की, टू सेल, बेचने के लिए, इन द मार्केट्स, बाज़ारों में। ये पढ़ने के पॉइंट हैं तीनों, आप पढ़िएगा बच्चों, इनको टेबल से रेलिवेंट बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, विल द लैंड सस्टेन, लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, ज़मीन एक प्राकृतिक स्रोत होने की वजह से, इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू बी केयरफुल, सावधान रहना, इन इट्स यूज, इसके इस्तेमाल में, तो सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है ज़मीन का। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स, वैज्ञानिक रिपोर्ट दर्शाती है, दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कि आधुनिक खेतीबाड़ी के तरीके, हैव ओवरयूज्ड, ये ओवरयूज़ करते हैं द नेचुरल रिसोर्स बेस, प्राकृतिक रिसोर्स बेस को। इन मैनी एरियाज़, बहुत सारे क्षेत्रों में, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड, हरित क्रांति जुड़ी हुई है, विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊपन के नुकसान से। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे मिट्टी पर तो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है? उसमें लॉस हो जाता है। किस वजह से होता है लॉस बच्चों? ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज, बढ़े हुए यूज की वजह से। किस चीज़ का यूज बढ़ा दिया हमने? केमिकल फर्टिलाइजर्स का। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इंक्रीज करने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी में लॉस होता है, कमी आती है। ऑल्सो कॉन्टीन्यूस यूज़, और साथ में लगातार प्रयोग करना, ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़मीन के पानी का, फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, ट्यूबवेल से सिंचाई के रूप में, हैज़ लीड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, ये भी वाटर टेबल को डिप्लीशन करता है, नीचे गिराता है, जो पानी का स्तर है वो भी नीचे को जाता है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, वातावरण के संसाधन, लाइक सॉइल फर्टिलिटी, जैसे कि मिट्टी की उपजाऊपन, एंड ग्राउंड वाटर, और ज़मीन का पानी, आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, ये बहुत सारे वर्षों में बने। वंस डेस्ट्रॉयड, एक बार बर्बाद हो गए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, टू रिस्टोर दैम, उनको फिर से प्राप्त करना। वी मस्ट टेक केयर, हमें ध्यान रखना चाहिए, ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण का, टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के फ्यूचर डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए, विश्वस्त करने के लिए बच्चों ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें एनवायरनमेंट का भी। ये एक्टिविटी के पॉइंट है बच्चों, पढ़ लेंगे आप। अब आइए नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ पॉइंट से पढ़ेंगे अब हम। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर,
पालमपुर के किसानों के बीच में ज़मीन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे बटी हुई है? यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि कैसे इम्पोर्टेंट है ज़मीन फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्णतः, नॉट ऑल द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशेंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। एक दुर्भाग्य की बात है कि सभी लोग जो खेती बाड़ी में लगे हैं उनके पास सफिशेंट ज़मीन नहीं है, पर्याप्त ज़मीन नहीं है खेती बाड़ी के लिए। यानी अगर 10 बीघे ज़मीन में एक आदमी काम कर सकता है तो पूरा परिवार, यानी अगर 4 आदमी हैं फैमिली के अंदर बच्चों, तो 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोगों के लिए तो ज़मीन है ही नहीं, वो तो एक आदमी के हिस्से की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये बात लिखी कि दुर्भाग्यपूर्णतः क्या हो रहा है कि सभी लोग जो इंगेज है एग्रीकल्चर में उनके पास सफिशेंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। इन पालमपुर के अंदर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, 450 परिवारों का 1/3 लगभग आर लैंडलेस, ज़मीन रहित है। दैट इज़ अर्थात 150 फैमिलीज, 150 परिवार, मोस्ट ऑफ दैम, उनमें से ज़्यादातर दलित, हैव नो लैंड, कोई ज़मीन नहीं रखते फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज, शेष परिवार, हु ओन, जो रखते हैं, लैंड, ज़मीन, 240 फैमिलीज, 240 परिवार, कल्टीवेट, खेती बाड़ी करते हैं, स्मॉल प्लॉट्स, छोटे टुकड़ों पर ही ऑफ लैंड, ज़मीन के, लेस दैन 2 हेक्टेयर इन साइज, जो साइज में 2 हेक्टेयर से भी कम है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम। ऐसे टुकड़ों पर खेती करना पर्याप्त आमदनी नहीं लाता है टू फार्मर फैमिली, किसान के परिवार के लिए। ये आप पढ़ेंगे बच्चों, जो हाईलाइटेड पोर्शन है। अब आगे देखिए, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छोटे छोटे प्लॉट, स्कैटर्ड, जो बिखरे पड़े हैं अराउंड द विलेज, गांव के चारों तरफ, इन द पिक्चर, तस्वीर में। ये देखिए, कोई छोटा सा टुकड़ा किसी का यहाँ पे है, यहाँ छोटे छोटे खेत, छोटे छोटे प्लॉट, ये डोलबंदी हो रही है बच्चों बीच में। यानी ज़मीन एक जगह इकट्ठी नहीं है, किसी का कोई खेत कहीं है, कोई कहीं है। इस चीज़ को बताना चाहते हैं। These are cultivated by the small farmers। इन पर कल्टीवेशन होती है, खेती बाड़ी की जाती है by the small farmers, छोटे किसानों के द्वारा। On the other hand, दूसरी तरफ, more than half of the area of the villages, गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र, is covered, ढका हुआ है, by plots से that are quite large in size, जो साइज में बहुत बड़े हैं। इन पालमपुर में there are 60 families, 60 परिवार हैं, ऑफ मीडियम, मध्यम वर्ग के, एंड लार्ज फार्मर्स, और बड़े किसान, हु कल्टीवेट, जो खेती बाड़ी करते हैं, मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं। ए फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स, थोड़े से जो बड़े किसान हैं, हैव लैंड, उनके पास ज़मीन है, एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर और मोर, 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन है, थोड़े से जो बड़े किसान हैं। देखो बच्चों, ये पढ़ने के आपकी एक्टिविटी के। अब 5th पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, मजदूरी कौन उपलब्ध कराएगा। आफ्टर लैंड, जमीन के बाद, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। मजदूरी दूसरा आवश्यक फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। खेती बाड़ी को ज़रूरत होती है अत्यधिक हार्ड वर्क की। स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान, along with their families, अपने परिवारों के साथ,
कल्टीवेट खेती बाड़ी करते हैं, देयर ओन फील्ड्स अपने खुद के खेतों में। दस इस प्रकार से दे प्रोवाइड द लेबर, वे मजदूरी उपलब्ध कराते हैं, रिक्वायर्ड जो ज़रूरी है, फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, खेती बाड़ी के लिए खुद, इसलिए वो लेबर को खुद उपलब्ध कराते हैं जो खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी है, अपने परिवार के साथ काम करते हैं खेतों में। मीडियम एंड लार्ज फार्मर, मध्यम वर्ग के और बड़े स्तर के फार्मर्स किसान, हायर फार्म लेबरर्स, खेती बाड़ी करने वाले मजदूरों को वो हायर करते हैं, मजदूरी पर लाते हैं, किराए पर लाते हैं, टू वर्क काम करने के लिए, ऑन देयर फील्ड्स अपने खेतों पर। ये एक्टिविटी है बच्चों। क्रॉप ऑन लैंड वंस, यहाँ से है फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, खेतों पर काम करने वाले मजदूर या तो बिना ज़मीन वाले परिवारों से आते हैं, और फैमिलीज या उन परिवारों से आते हैं कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जो ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, किसानों के तरीके से फार्म लेबरर्स, खेतों पर काम करने वाले मजदूर, डू नॉट हैव ए राइट, एक अधिकार नहीं रखते, किस पर, ओवर द क्रॉप, फसल के ऊपर, ग्रोन जो पैदा की जाती है, ऑन द लैंड ज़मीन पर। इंस्टेड इसकी बजाय दे आर पेड वेजेज, उनको मजदूरी दी जाती है, बाय द फार्मर्स, किसानों के द्वारा, फॉर हुम दे वर्क, उसके लिए जो वे काम करते हैं। वेजेज कैन भी, मजदूरी हो सकती है, इन कैश नकदी में, और इन काइंड या अन्य प्रकार से, एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप, यानी उनको थोड़ी फसल दे दी जाती है मजदूरी के तौर पर। समटाइम्स, कभी कभी, लेबरर्स गेट मील ऑल्सो, मजदूर भोजन भी प्राप्त करते हैं। वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, मजदूरी वेरी कहते हैं भिन्न भिन्न है, वाइडली बड़े स्तर पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में मजदूरी का रेट ज़्यादा है, किसी में कम है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, एक फसल से दूसरी फसल में, एक फसल के टाइम पर मजदूरी ज़्यादा पड़ जाती है, दूसरी फसल के टाइम पर मजदूरी कम पड़ती है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनोदर, एक फार्म एक्टिविटी से दूसरी फार्म एक्टिविटी में, जैसे कि सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, बुआई और कटाई। देखो बुआई में मजदूरी कम पड़ती है, फ्री में भी हेल्प करते हैं किसान क्या करके मजदूर, और हार्वेस्टिंग, कटाई के टाइम में उनको मजदूरी ज़्यादा पड़ती है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में भी चेंज है मजदूरी के रेट में। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन, एक बड़े स्तर पर बदलाव है, वेरिएशन है, इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की समय अवधि में। ए फार्म लेबरर, एक खेत पे काम करने वाला मजदूर, माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, उसको डेली बेस के आधार पर भी लगाया जा सकता है, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, या किसी एक विशेष काम के लिए, कोई फार्म पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसके लिए भी लगाया जा सकता है, जैसे कटाई, सिर्फ जैसे अब गेहूं की कटाई चल रही है बच्चों, तो गेहूं की कटाई के लिए सिर्फ उसको रखा गया है, और फॉर होल द ईयर, या पूरे साल के लिए। कई बार ऐसे भी करते हैं किसान, किसी को अपने यहाँ पर मजदूर रख लिया पूरे साल के लिए, या तो डेली आधार पर रख सकते हैं, या किसी एक फसल को काटने के लिए रख सकते हैं, या पूरे साल के लिए रखा जा सकता है। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि दाला एक बिना ज़मीन वाला खेत पर काम करने वाला मजदूर है, हु वर्क्स जो काम करता है, ऑन डेली वेजेज इन पालमपुर, पालमपुर में रोज़ की मजदूरी पर। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, उसको लगातार काम को ढूंढना पड़ता है। द मिनिमम वेजेज फॉर ए फार्म लेबरर, कम से कम जो मजदूरी है एक फार्म लेबरर की, जो सरकार ने सेट बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा तय की गई है, इस 300 पर डे, 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। ये मार्च 2017 का डेटा है बच्चों,
उसके बाद तो इंक्रीमेंट हुआ है। बट दाला गेट्स ओनली ₹160, लेकिन इसे केवल कितने मिलते हैं, 160 रुपये। देर इज ए हैवी कॉम्पिटिशन, एक बड़े स्तर पर कॉम्पिटिशन है फॉर वर्क, काम के लिए, एमंग फार्म लेबरर्स, फार्म के मजदूरों में, इन पालमपुर में। सो पीपल एग्री, इसीलिए लोग तैयार हो जाते हैं टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर लोअर वेजेज, कम मजदूरी पर। दाला कंप्लेंस, दाला शिकायत करता है अबाउट हिज सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के बारे में, टू रामकली से। रामकली कौन है, हु इज़ अनदर फार्म लेबरर्स, जो दूसरा फार्म लेबरर्स है। अब दोनों, बोथ दाला एंड रामकली आर एमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज, दोनों ही दाला भी और रामकली भी आर हैं, किन में से हैं, एमंग द पुअरेस्ट, गरीबों के बीच में से हैं, इन द विलेज, गांव में, जो गांव में गरीब हैं उनमें से ही हैं ये दोनों, दाला और रामकली। अब ये इसमें पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ आप रीड करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट 6 में देखो, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, पूंजी जिसकी आवश्यकता होती है खेती बाड़ी में। 6th पॉइंट दिया है हमें कैपिटल। यू हैव ऑलरेडी सीन, तुम पहले ही देख चुके हो, दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, कि आधुनिक खेती बाड़ी के जो मेथड हैं, रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, उसमें बड़ी मात्रा की कैपिटल की ज़रूरत होती है, सो दैट, जिससे कि द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी, जिससे कि किसानों को अब और ज़्यादा धन की ज़रूरत है, दैन बिफोर, पहले के मुकाबले। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ज़्यादातर छोटे किसानों को उधार लेना पड़ता है धन, टू अरेंज, व्यवस्था करने के लिए, फॉर द कैपिटल, पूंजी की। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, वे बड़े किसानों से उधार लेते हैं, और द विलेज मनी लैंडर्स, या गांव के महाजनों से लेते हैं, और द ट्रेडर्स, या व्यापारियों से लेते हैं, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो खेती बाड़ी के लिए अनेक प्रकार के इनपुट्स सप्लाई करते हैं व्यापारी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ऑन सच लोन, ऐसे लोनों के ऊपर, इज वेरी हाई, बहुत ऊंची होती है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस, वे इनको बड़ी डिस्ट्रेस में, बड़ी टेंशन में डाल देते हैं, टू रिपे द लोन, लोन को वापस चुकाने के लिए। ये एक स्टोरी दे रखी है बच्चों, सविता की, ये पढ़ेंगे आप। ये सविता की स्टोरी चलिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए अब। इन कॉन्ट्रास्ट टू सेल स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब इनके अलावा जो छोटे किसान हैं, मध्यम और बड़े स्तर के किसान हैं, वे अपनी सेविंग रखते हैं खेती बाड़ी के लिए, इनके पास बचत रहती है। दे आर द एबल, इसलिए वो योग्य होते हैं, टू अरेंज, व्यवस्था करने में, फॉर द कैपिटल, पूंजी की, नीडेड, जो ज़रूरत की पूंजी है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, कैसे ये किसान अपनी सेविंग को रखते हैं। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, तुम अगले भाग में इसका जवाब पाओगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये समरी बना के दे दी, स्टोरी जो आप तक कब पढ़ी है आपने, एक समरी के फॉर्म में दे रखी है, स्टोरी बना रखी है, देख लेंगे आप इसको। हम मेन पॉइंट देख रहे हैं, 7 पॉइंट पे आ जाइए। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, सेल कहते हैं बिक्री करना, सरप्लस फालतू की, फार्म पर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पैदावार हुई है, उसकी बिक्री की बात आई। लेट अस सपोज, और सपोज करें, दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड, कि किसानों ने उत्पादित कर लिया, वीट, अनाज, ऑन देयर लैंड्स, अपनी ज़मीनों पर, यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के तीनों फैक्टर को इस्तेमाल करके। द वीट इज हार्वेस्टेड, अनाज की कटाई कर ली जाती है, एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, और अब क्या है बच्चों, प्रोडक्शन पूरा हो चुका है। व्हाट डू द फार्मर्स डू, किसान क्या करते हैं, विद द वीट, अनाज से।
दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वीट, वे अनाज के एक हिस्से को रिटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं, फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, परिवार के उपभोग के लिए, एंड सेल द सरप्लस वीट, और फालतू वीट को बेच देते हैं, फालतू अनाज को बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स, और जो छोटे किसान होते हैं, लाइक सविता एंड गोविंद, ये एग्जाम्पल दिया था बच्चों एक्टिविटी में पीछे, छोटे किसान हैं सविता और गोविंद, गोविंद का बेटा है जैसे, हैव लिटिल सरप्लस, उनके पास में थोड़ा सा ही फालतू वीट बचता है, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन, चूँकि उनका कुल उत्पादन इज स्मॉल, कम होता है, एंड फ्रॉम दिस, और इससे ए सब्सटेंशियल शेयर, एक बड़ा हिस्सा इस कैप्ट रखा जाता है, फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, अपनी खुद की परिवार की आवश्यकता के लिए। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, इसलिए ये मध्यम और बड़े किसान होते हैं, हु सप्लाई वीट, जो अनाज की सप्लाई करते हैं, टू द मार्केट, बाजार में। पीछे तस्वीर दे रखी है 1.1, यू कैन सी द बुलक कार्ट, आप वहाँ पर बैलगाड़ी देख सकते हो जो स्ट्रीमिंग कर रही है मार्केट की तरफ, और ये अनाज को लोड करके ले जा रही है बाजार में। द ट्रेडर्स एट द मार्केट, बाजार के अंदर व्यापारी बाई खरीदते हैं, द वीट, अनाज को, एंड सेल इट फर्दर, और आगे इसको बेच देते हैं, टू द शॉपकीपर्स, दुकानदारों को, इन द टाउन्स, कस्बे में, एंड सिटीज, और शहरों में। तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है, ये एक्टिविटी से लिया गया नाम है। इसके पास सरप्लस 350 क्विंटल वीट का है, अनाज का है, फ्रॉम ऑल हिज लैंड्स, उसकी सारी ज़मीन से। ही सेल द सरप्लस वीट, वो फालतू अनाज को बेच देता है, एट द रायगंज मार्केट, रायगंज मार्केट में, एंड हैज़ गुड अर्निंग, और एक अच्छी आमदनी कमाता है। ये उसी बात को एक्टिविटी में बताई गई है, तेज सिंह क्या करता है। अब देखो बच्चों, नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर, पालमपुर में गैर कृषि एक्टिविटी क्या क्या होती हैं जिसका संबंध खेतीबाड़ी से नहीं होता। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, हमने सीखा है खेतीबाड़ी के बारे में मुख्य प्रोडक्शन एक्टिविटी है ये पालमपुर में। अब हम वी शैल नाउ टेक ए लुक, अब हम एक दृष्टि डालेंगे एट सम ऑफ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, गैर फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी पर। ओनली 25% ऑफ द पीपल, केवल 25% लोग ही वर्किंग इन पालमपुर, पालमपुर में काम करने वाले, आर इंगेज हैं इन एक्टिविटीज़, गतिविधि में, अदर दैन एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी के अलावा जो है। अब देखिए फर्स्ट है नॉन फार्मिंग में डेयरी, डेयरी का काम होता है गाँव में। द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर, डेयरी एक साधारण एक्टिविटी है बहुत से परिवारों में पालमपुर के। पीपल फीड देयर बुफेलोज, लोग अपनी भैंसों को खिलाते हैं, ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, अनेक प्रकार की घासें, एंड द जवार, और जवार, एंड बाजरा, और बाजरा, दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो बरसात वाले सीजन में पैदा होता है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, दूध को रायगंज में बेच दिया जाता है। रायगंज क्या है, नियर बाई लार्ज विलेज, पास में एक बड़ा गांव है। टू ट्रेडर्स, दो व्यापारी हैं, फ्रॉम शाहपुर टाउन, शाहपुर टाउन से, हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, उन्होंने स्थापित कर रखे हैं संग्रहित करने के केंद्र, एट रायगंज, रायगंज में, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड, दूध को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फार अवे टाउन्स, दूर के कस्बों में, एंड सिटीज, और शहरों में। फिर ये एक्टिविटी बनाई है इस पे बच्चों, ये आप देख लेंगे। अब दूसरी एक्टिविटी देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर उदाहरण दिया है छोटे स्तर पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण होता है। एट प्रेजेंट में, वर्तमान में, लेस देन 50 पीपल, 50 लोगों से कम, आर इंगेज्ड, लगे हुए हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण के काम में, इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग के तरीके से, दैट टेक प्लेस, जो होती है इन बिग फैक्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्रियों में, इन द टाउन्स, कस्बों के अंदर, एंड सिटीज, और शहर में।
मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व है वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, बहुत साधारण प्रोडक्शन के तरीके, एंड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, और एक छोटे स्तर पर किए जाते हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, वे ज़्यादातर घर पर लेकर के आते हैं, और इन द फील्ड्स या खेतों में, विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स, परिवार के जो लेबर हैं, परिवार के लोग जो मजदूरी करते हैं उन्हीं की मदद से ये काम किए जाते हैं, या तो खेतों पे ही कर लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग का काम, या घर में ही। रेयरली, मुश्किल से, आर लेबर्स हायर्ड, मुश्किल से ही लेबर को यहाँ पे हायर किया जाता है। ये फिर इस पर कहानी बना करके दे दी हाईलाइट करके। 3 हो गए बच्चों। 4th पॉइंट देखिए, ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है भी। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की एक वैरायटी है ऑन द रोड, सड़क के ऊपर, कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, जो जोड़ रही है पालमपुर को रायगंज से। रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, प्यूपिल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर प्यूपिल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये वे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट सर्विस में हैं। दे फेरी प्यूपिल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में गेट पेड फॉर इट, और बदले में इसके लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, जो लोग जुड़े हैं इसमें, किसमें, ट्रांसपोर्ट, जो कि पिछले कई सालों में यहाँ पर आया चला है, तो ये लोग इसमें लगे हुए हैं। जैसे ये कहानी लिखी है किशोरा की। अब कोई और पॉइंट हो तो बच्चों देखो, नहीं है कोई और। अब ये समरी दे दी है लेसन की, और कुछ नहीं है बच्चों। ये एंड हो गया आपके लेसन का। अब बच्चों इसकी जो एक्सरसाइज है, आपकी बुक की एक्सरसाइज करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।